नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चंपई सोरेन के हेमंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। रामदास सोरेन ने आज झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। आपको बता दें, माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन स्थित दरबार हॉल में आयोजन शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त मंत्री रामदास सोरेन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, चंपई सोरेन के हेमंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। रामदास सोरेन ने आज झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन स्थित दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त मंत्री रामदास सोरेन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन सहित अन्य गणमान्य लोग भी इसमें उपस्थित रहे। हेमंत सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले घरेलू कंज्यूमर का बकाया बिल की राशि माफ करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, निर्णय मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम ली के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई। इसमें पहले सरकार ने 200 यूनिट बिजली खपत करने पर मुफ्त में आपको बता दें बिजली देने का निर्णय लिया था। इसके बाद आज ये फैसला लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों का ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण फैसला ले रही है। सरकार आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़ा उनके प्रति संवेदनशील रहती है। अग्निवीर भारत सरकार के द्वारा लाया गया योजना है और इस अग्निवीर योजना को लेकर कितनी बार देश में क्या-क्या बातें आई, सबको पता है। सीएम ने कहा, आज हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को झारखंड पुलिस के तर्ज पर सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में गरीबों का जो बकाया बिजली बिल था उसे अब माफ कर दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी रसोइया और पोषण सखी पर संवेदनशीलता दिखाते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है और महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों को सम्मान देने का काम किया। यदि वो शहीद हो जाते हैं तो उनके आश्रित या विधवा को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं और इसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा। आपको बता दें कि इन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कल्याण विभाग के अधीन संचालित 139 आवासीय विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि की मंजूरी प्रदान की गई है। अग्निवीर शहीदों के परिजन को 10 लाख का अनुग्रह राशि का अनुकंपा पर सरकारी नौकरी की स्वीकृति, झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर डी तिवारी की नियुक्ति की स्वीकृति, झारखंड वक्फ नियमावली 2024 की स्वीकृति मिली। जमताड़ा में महिला कॉलेज निर्माण के लिए 58 करोड़ 70 लाख की स्वीकृति। कोडरमा में आपको बता दें, नर्सिंग कॉलेज के लिए 42 पद सुसज्जित किए गए हैं।
झारखंड में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी संभालेगी। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर की रहने वाली आमिर महतो को स्वास्थ्य विभाग ने बतौर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आमिर महतो को नियुक्ति पत्र सौंपा। उड़ीसा के संबलपुर नर्सिंग कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करने के बाद झारखंड में नियुक्त हुई आमिर महतो ने खुशी जताते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में बहाली होगी। प्रोजेक्ट भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आमिर महतो कहती हैं कि एक ट्रांसजेंडर के लिए संघर्ष क्या होता है वो ये जानती हैं। इसके बावजूद हमने सरकारी नौकरी पाने में सफल रही। आमिर महतो कहती हैं कि मेरे साथ सुखद बात ये रही कि कॉलेज में भी कोई परेशानी नहीं हुई। क्लास में 3 लड़कों को छोड़कर सभी लड़कियां थीं और सभी ने, खासकर प्रिंसिपल से लेकर विद्यार्थी तक, कोऑपरेटिव थे। और पटना एम्स में सेवा दे चुकी ट्रांसजेंडर अमित महतो ने कहा कि अस्पतालों में उनके द्वारा पुरुष और महिला मरीज के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा और उन्हें सेवा देने में कोई खास परेशानी नहीं होगी। रिम्स से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के बाद संबलपुर नर्सिंग कॉलेज में एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने पहुंची आमिर महतो की पढ़ाई के प्रति ललक देखने को मिलती है। उनका मानना है कि पढ़ाई आगे भी जारी रहेगी और सीएचओ के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और घोषणा पत्र सुझाव अभियान समिति के संयोजक विधायक अनंत ओझा की उपस्थिति में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत पार्टी के पदाधिकारी जिला, प्रखंड और मंडल स्तर तक जाकर युवाओं, महिलाओं, किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, सैया दीदी से मिलकर उनकी सुलाह लेंगे वो कैसा घोषणा पत्र चाहते हैं। इसी को पार्टी अपने संकल्प पत्र में स्थान देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि घोषणा पत्र किसी भी राजनीतिक दल के संकल्पों का दस्तावेज होता है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दलों की दृष्टिकोण को भी बताती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। जो हम संकल्प पत्र जारी करते हैं उसी के साथ जनता के बीच जाते हैं और जब जनता का विश्वास जीतकर सरकार बनाते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता के बीच जाकर उनसे सुझाव लेकर उसे घोषणा पत्र में जगह देंगे। पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो ताकि घोषणा पत्र जन भावनाओं के अनुरूप बन सके। यौन शोषण मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष यूसुफ अंसारी को लोहरदगा महिला थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला को शादी का झांसा देकर 3 सालों से लगातार उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। वहीं बता दें कि पूर्व में भी नौकरी देने के नाम पर ठगी के आरोप में जेल जा चुका है। लोहरदगा के होटल में लड़कियों को नौकरी के नाम पर बुलाने और इंटरव्यू ले ठगी करने के क्रम में पकड़ा गया था। मिली जानकारी के अनुसार यूसुफ अंसारी के बड़े पहुंच वाले जेएमएम नेता के साथ साठ गांठ कर लोगों को डराने धमकाने का भी काम करता था। साथ ही इसका संबंध संदिग्धों के साथ भी है। खबर है बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिला के राजगीर खेल परिसर पहुंचकर खेल एकेडमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का फीता काटकर शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खेल के क्षेत्र में राज्य के 9 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, सीनियर एशियन चैंपियनशिप में पदक विजेता सहभागी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को सम्मान प्रदान किया गया।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिला पहुंचे हैं। नालंदा जिला के राजगीर खेल परिसर पहुंचकर राज्य खेल एकेडमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का फीता काटकर शिलापट अनावरण कर उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खेल के क्षेत्र में राज्य के 9 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुझे दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए मैं पार्टी के सभी साथियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगा। चिराग पासवान ने पार्टी के संस्थापक आपको बता दें रामविलास पासवान के विचारों और सिद्धांतों को याद करते हुए कहा कि ये पार्टी मेरे पिता रामविलास पासवान जी के नेतृत्व और विचारों पर आधारित है। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पश्चिम बंगाल में हुए लाठीचार्ज की घटना पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये चिंता का विषय है और बेहद घिनौनी घटना है। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई चौक पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक लड़के को एक लड़की के और उसके परिजन पकड़कर पीटने लगे। लड़की और उसके परिजन के द्वारा युवक की हो रही पिटाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि लड़की और लड़का कजरैली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद लड़की अपने घर से भागकर लड़के के घर पर आ गई और लड़की ने जबरदस्ती लड़के के साथ शादी कर ली। साथ ही लड़के के घर पर रहने लगी। कुछ दिन साथ रहने के बाद लड़की लड़के के घर से फरार हो गई। उसके बाद कई दिनों बाद लड़की वापस ससुराल पहुंची तो लड़का और उसके परिजन लड़की को अपने पास रखने से मना करने लगी। इसके बाद पंचायत होने के बाद फिर लड़की लड़के के घर आकर रहने लगी। इसी के साथ आपको बता दें कुछ दिनों के बाद सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन लड़की एक बार फिर अपने ससुराल से फरार हो जाती है, जिसके बाद लड़का पक्ष ने महिला थाना में लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आज महिला थाना के द्वारा दोनों पक्षों को सुलह के लिए बुलाया गया था। इसी बीच लड़की और उसके परिजनों ने लड़के को जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई चौक पर अकेला पाया, पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर में भाई ने ही भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मुजाहिदपुर थाना पहुंचा और वहां पुलिस के पास अपना जुर्म कबूल किया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना थाना क्षेत्र के ही हुसैनपुर आपको बता दें हुसैनपुर का है, हसनैनपुर आपको बता दें। घटना के संबंध में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों भाई में मेल नहीं खाता था। आए दिन दोनों भाई के बीच विवाद होता था। इसी विवाद में गुरुवार को छोटे भाई ने वारदात को अंजाम दिया। मरने वाले की पहचान मोहम्मद इसराइल के पुत्र 35 वर्षीय पुत्र अबू नसर के रूप में हुई। आसपास के लोगों के मुताबिक छोटे भाई का शादी हो गया था। छोटे भाई की जो है वो शादी हो चुकी थी, बड़े भाई का शादी होने वाला था। मृतक नशे का आदी था। इसी को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुई और वारदात को उसने अंजाम दिया। रोहतास जिले के सासाराम में दिन दहाड़े एक युवक को चाकू गोदकर हत्या कर दी गई।
मृतक का नाम सरोज पासवान था। आक्रोशित लोगों ने मृतक के शव के साथ पोस्ट ऑफिस चौराहा को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर सदर एसडीएम आशुतोष रंजन और एसडीपीओ दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। बताया जाता है कि दरीगांव थाना क्षेत्र के बड़की करपुरवा के पास ये वारदात हुई। मृतक के सरोज पासवान की उम्र 25 साल थी। जिसने हत्या किया वो हाल ही में पुलिस गिरफ्त से छूट कर आया है। चूंकि वारदात दरीगांव थाना क्षेत्र की है, लेकिन आक्रोशित लोगों ने नगर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस चौराहा को जाम किया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कट से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के जे.आर. दानी गर्ल्स स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया। उन्होंने इस दिवस को अभियान के रूप में चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस स्कूल में बेटियों के मध्य आकार बड़ी खुशी हो रही है। आज की बेटियां हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं, ये हमारा भविष्य है। राष्ट्रीय कृमि दिवस का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृमि संक्रमण एक आम समस्या है जो अनुमानित रूप से 1 से 19 साल की आयु के बच्चों को प्रभावित करती है। इस संक्रमण के कारण अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की पीड़ा महसूस की और राज्य खेल अलंकरण समारोह दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया। इस साल 2 बार खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। पहले अलंकरण समारोह इसी साल 14 अगस्त को आयोजित किया गया। इसमें साल 2019 से 2020 और साल 2020 से 2021 के 133 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 41 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर साल 2021 से साल 2022 और साल 2022 से 23 के खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हम राष्ट्रीय चैंपियनशिप साल 2021 से 2022 और साल 2022 से 2023 के विजेता खिलाड़ियों का भी सम्मान कर रहे हैं। आज इस समारोह में 1 करोड़ 36 लाख रुपए की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रदान की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आरंग में 1 दिवसीय विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आरंग के खेल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकाराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने की। इस 1 दिवसीय प्रतियोगिता में बैडमिंटन, रग्बी, कबड्डी, हैंडबॉल, टाइक्सवॉन्डो और मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंत्री और विधायक ने प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और शील्ड देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान आरंग पहुंचे मंत्री टंकाराम वर्मा ने खेल गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मार्गों पर सहमति जताते हुए विधायक के माध्यम से मांगों को पूरा करने की बात कही। तो वहीं विधायक गुरु खुशवंत आपको बता दें, खुशवंत साहब ने कहा कि खेल गतिविधियों में हमेशा आरंग आगे रहा है। हर साल यहां से नेशनल के खिलाड़ी निकलते हैं। छत्तीसगढ़ सहित आरंग में भी खिलाड़ियों के लिए बेहतर कार्य कराया जा रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा शिक्षा में नया सेटअप और युक्तिकरण के नाम पर अव्यवहारिक नियम जबरिया लादे जाने के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि साय सरकार के इस फैसले से भाजपा जन विरोधी, शिक्षा विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। नए सेटअप के तहत स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या में कटौती करके 4000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करके 12000 से अधिक नियमित शिक्षकों के पद को खत्म करने का षड्यंत्र भाजपा की सरकार ने रचा है। हर महीने सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन विगत 8 महीने के दौरान भाजपा की सरकार ने एक भी पद पर नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं की है। प्राथमिक स्कूलों में 1 से 5 तक कक्षा में
4 विषय होते हैं, अर्थात कुल 20 पीरियड के लिए न्यूनतम एक प्रधान शिक्षक और एक सहायक शिक्षक अर्थात केवल 2 लोग मिलकर 20 पीरियड लेंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे तुगलकी फरमान व्यवहारिक है। इसी तरह की कटौती मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के स्कूलों में सेटअप में भी कटौती की जा रही है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले विषय विशेषज्ञ और शिक्षक संघों से बातचीत, सलाह और सुझाव लिया जाना चाहिए। लेकिन साई सरकार ने अपना अधिन्यायवादी फैसला जबरिया थोपने के लिए उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल किया है। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कटनी जिला में बुजुर्ग दलित महिला और उसके पोते के साथ बेरहमी से मारपीट के मामले में महिला इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है। इस घटना से आपको बता दें, कटनी जीआरपी पुलिस का बेराम चेहरा उजागर कर हुआ है। दलित संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। दरअसल कटनी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि थाना प्रभारी महिला अपने स्टाफ के साथ एक बुजुर्ग महिला और उसके नाती को बेरहमी से पीट रही है। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। वीडियो वायरल होने के बाद जबलपुर रेल एसपी ने जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा बाहनी को लाइन अटैच करते हुए मामले की विभागीय जांच उप पुलिस अधीक्षक को दी है। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने अपना आक्रामक रुख अपना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में दलितों के जीवन को असुरक्षित बताया है। आपको बता दें, पीड़ित बुजुर्ग महिला के बेटे के विरुद्ध जीआरपी थाना कटनी में 19 अपराध दर्ज हैं। ये युवक 2017 से निगरानीशुदा बदमाश है और पिछले साल वो चोरी के अपराध में फरार चल रहा था। उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।